कहानी की शुरुआत एक मासूम बातचीत से हुई। जब यूरी ने अपनी सहेली हिना को बताया कि अब उसके दादाजी उनके साथ रहेंगे, तो हिना ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, क्या तुम भी अपने दादाजी के साथ सोती हो? यूरी के दादाजी ने जब हैरान होकर यही सवाल हिना से दोहराया, तो उसने बिना किसी हिचक के कहा, हाँ, मेरी माँ कहती है कि लड़कियों को अपने दादाजी के साथ ही सोना चाहिए। हिना ने बताया कि वे सब एक ही कंबल के नीचे सोते हैं। उसकी इस मासूमियत ने यूरी की माँ और दादाजी के होश उड़ा दिए। उन्हें समझ आ गया कि हिना के घर कुछ बहुत गलत और घिनौना हो रहा है। यूरी के परिवार ने सीधे दखल देने के बजाय खुद को बचाने का रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि वे हिना के परिवार से दूरी बना लेंगे। यूरी की माँ ने उसे हिदायत दी, कभी भी हिना के घर मत जाना। नन्हे यूरी को यह समझ तो नहीं आया कि गलत क्या है, पर उसके मन में हिना के दादाजी को लेकर एक गहरा डर बैठ गया। एक दिन जब उसने सच जानने के लिए हिना के घर में कदम बढ़ाना चाहा, तो उसके दादाजी का चेहरा देखते ही वो डर के मारे भाग खड़ी हुई। यूरी का वो भाग जाना हिना के मन में एक बीज बो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके साथ जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है। धीरे धीरे यूरी ने हिना से बातें करना बंद कर दिया। हाई स्कूल आते आते वे अजनबी बन चुके थे। बचपन के उस डर और घर के भयावह माहौल ने हिना को पढ़ाई से कोसों दूर कर दिया। वो गलत संगत में पड़ गई और उसका बॉयफ्रेंड बना आकासादा, जो एक अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है। यूरी आज भी दूर से ही हिना की फिक्र करती है, लेकिन इसी फिक्र ने उसे मुसीबत में डाल दिया। आकासादा ने यूरी को जबरदस्ती शराब पिलाई और उसे धमकाया। जब यूरी ने हिना से इसका कारण पूछा, तो हिना ने ठंडे लहजे में कहा, आकासादा माफिया जैसा है, उसके साथ रहने से कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। साथ ही उसने यूरी को चेतावनी दी कि वो बचपन की उन बातों का जिक्र किसी से भी ना करे। अगले दिन खबर आई कि आकासादा ने रासाको नाम की एक लड़की की इतनी बुरी तरह पिटाई की कि वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। जब राह चलते एक दफ्तर जाने वाले आदमी ने उसे बचाना चाहा, तो उन गुंडों ने उसे भी नहीं बख्शा और हिना वो बस एक तरफ खड़ी होकर पत्थर की तरह ये सब देखती रही। जब यूरी ने हिम्मत जुटाकर हिना को पकड़कर पूछा, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तो हिना ने जो जवाब दिया, उसने यूरी की रूह कपा दी। हिना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे घर में उस बूढ़े आदमी ने मेरे साथ जो किया, तुम्हें पता था ना? तुम जानती थी, फिर भी तुमने मुझे नहीं बचाया। तुम बस दूर खड़ी देखती रही। तो मुझ में और तुम में क्या फर्क है? यूरी के पास कोई जवाब नहीं है। उसे एहसास हुआ कि सालों पहले उसकी खामोशी और उसका डर भी एक तरह का अपराध ही था। हिना की बातें पत्थर की तरह उसके सीने पर लगी और वो सुन्न रह गई। जब यूरी के माता पिता ने टीवी पर वो खबर देखी, तो उन्होंने सहानुभूति जताने की बजाय हिना की ही कमियां गिनना शुरू कर दिया। उनके शब्दों ने यूरी के पुराने जख्मों को कुरेद दिया। उसने अपने खामोशी पर और भी गहरा अपराध बोध महसूस होने लगा। उसी पर यूरी ने खुद से एक वादा किया, वो अब कभी किसी गलत बात पर अपनी आंखें नहीं मूंदेगी। एक दिन पार्क में यूरी की मुलाकात माफुयू से हुई, जो बैले डांस का अभ्यास कर रही है। उसकी खूबसूरती और सधे हुए कदमों ने यूरी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसी पार्क में हिना भी मौजूद है। ये वही जगह है जहां उन तीनों की किस्मत के धागे एक साथ जुड़ने वाले हैं, एक ऐसे सफर पर जिसका अंत बेहद खौफनाक होने वाला है। स्कूल में टोक्यो से आई माफुयू चर्चा का विषय बनी रही। वो हमेशा शांत और अकेली रहती, जिससे लोग उसे घमंडी समझने लगे। लेकिन एक दिन बुक स्टोर में जब माफुयू ने यूरी से बात की, तो यूरी दंग रह गई। वो ठंडी दिखने वाली लड़की दरअसल बेहद मिलनसार और खुले दिल की है। जब यूरी ने घर आकर माफुयू का जिक्र किया, तो उसकी माँ ने फिर से मोहल्ले की गपशप शुरू कर दी। उन्होंने माफुयू के माँ की तलाक और उनके दिखावे को लेकर भद्दी बातें की। जब यूरी ने उन्हें टोकना चाहा, तो माँ ने उसे एक अजीब सलाह दी, कभी भी समाज से अलग मत चलो यूरी। जो लोग भीड़ से अलग खड़े होते हैं, वे अकेले पड़ जाते हैं और अंत में तबाह हो जाते हैं। माँ की ये बात यूरी को चुभ गई। उसे बचपन की वो हिना याद आई, जिसे उसने इसी तरह समाज के डर से अकेला छोड़ दिया था। अगले दिन जब स्कूल के साथियों ने जब यूरी को मायूफू से दूर रहने की चेतावनी दी, तो यूरी ने पीछे हटने की बजाय एक बड़ा कदम उठाया। उसने पूरी क्लास के सामने जोर से माफुयू का नाम पुकारा और उसे साथ घर चलने को कहा। सच तो ये है कि यूरी सिर्फ माफुयू की दोस्ती नहीं चाहती, बल्कि वो माफुयू के जरिए हिना को ना बचा पाने के अपने गुनाह का प्रायश्चित करना चाहती है। रास्ते में माफुयू ने अपना दर्द साझा किया। उसने बताया कि कैसे
उसकी माँ हमेशा अपनी प्रतिष्ठा और अहंकार को बचाने की कोशिश करती रही, जबकि माफूयू की अपनी भावनाओं को हमेशा कुचला गया। वो अपनी माँ की तरह समझौता करके नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। जैसे ही वो अपने मोहल्ले में पहुंची, पड़ोसियों ने हमेशा की तरह माफूयू की माँ को लेकर ताने कसने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार यूरी पीछे नहीं हटी। उसने मजबूती से माफूयू का हाथ थामा और उसे साहस दिया, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। यूरी ने जब हिना के कड़वे सवालों के बारे में माफूयू को बताया, तो माफूयू ने उसे दिलासा दिया कि वो बेगुनाह है। लेकिन यूरी के मन में हिना के लिए जो हमदर्दी है, उसने माफूयू को दुखी कर दिया। एक छोटी सी तकरार के बाद माफूयू वहां से चली गई और यूरी उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागी। उसे क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक मोड़ की तरफ दौड़ रही है। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक वैन के दरवाजे की आवाज आई। यूरी का दिल बैठ गया। उसने देखा कि एक अजनबी आदमी माफूयू को जबरदस्ती खींच रहा है। बिना सोचे समझे यूरी उस पर झपट पड़ी। उस आदमी ने यूरी का गला घोटना शुरू कर दिया, तो माफूयू पीछे से उसे पीटने लगी। दहशत और सालों से दबे हुए गुस्से के बीच यूरी के हाथ में जमीन पर पड़ा हुआ चाकू लग गया और उसने पूरी ताकत से वो चाकू उस आदमी के पेट में घोंप दी। जब माफूयू ने उसे वहां से खींचकर भगाया, तब जाकर यूरी को एहसास हुआ कि उसके हाथों में खून लग चुका है। यूरी पूरी रात डर के साए में रही, लेकिन अगली सुबह उसकी माँ ने जो खबर सुनाई, उसने उसे सुन्न कर दिया। पार्क में उस आदमी की मौत हो गई थी, लेकिन कातिल के रूप में हिनो ने आत्मसमर्पण कर दिया है। यूरी को समझ आ गया कि हिनो ने अपनी खिड़की से सब देख लिया था। हिना ने न सिर्फ यूरी को बचाते हुए देखा, बल्कि बाद में खुद नीचे जाकर उस जख्मी आदमी पर आखिरी वार किया, ताकि वो यूरी को बचा सके। पुलिस को उसने कहानी सुनाई कि वो आदमी उसका बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने आत्मरक्षा में उसे मार डाला। यूरी का जमीर उसे कचोटने लगा। वो पुलिस के पास जाकर सच बताना चाहती है, लेकिन माफूयू ने उसे कड़वी हकीकत से रूबरू कराया। माफूयू ने रोते हुए कहा, यूरी मत जाओ। अगर तुम पुलिस को सच बताओगी तो दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देगी। लोग मेरा नाम उस आदमी से जोड़ेंगे। वे कहेंगे कि उसने मुझे छुआ था। मैं ये अपमान सहने की बजाय मर जाना पसंद करूंगी। माफूयू अपनी माँ की तरह समाज की नजरों में गिरना नहीं चाहती। वो जानती है कि समाज पीड़ितों को भी दोषी की नजरों से देखता है। अब यूरी एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ उसकी बचपन की सहेली हिना है, जो उसके हिस्से की सजा काट रही है, शायद अपने पुराने एहसानों का बदला चुकाने के लिए या यूरी को कर्जदार बनाने के लिए। और दूसरी तरफ उसकी नई दोस्त माफूयू है, जिसका सम्मान दांव पर लगा है। माफूयू के आंसुओं और उसकी गुहार के आगे यूरी एक बार फिर हार गई। उसने चुप रहने का फैसला किया, लेकिन इस खामोशी की कीमत उसकी आत्मा चुका रही है। हिना ने यूरी का गुनाह अपने सर ले लिया था और यही एहसास यूरी को तिल तिल कर मार रहा है। एक दिन कुकिंग क्लास में जब यूरी को मछली काटने के लिए चाकू हाथ में लेना पड़ा, तो उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे वही रात याद आ गई जब उसने उस आदमी के पेट में चाकू घोंपा था। वो दहशत से भर गई और वहीं फर्श पर गिर पड़ी। जब वो घर पर बीमार पड़ी है, तब भी उसकी माँ की जुबान नहीं रुक रही। उसकी माँ ने हिना की बदकिस्मती का मजाक उड़ाते हुए कहा, जो लोग ऐसे हालातों में फंसते हैं, उनमें खुद भी कोई ना कोई कमी होती है। अपनी माँ की ये संवेदनहीन बातें यूरी के दिल में खंजर की तरह चुभी। वो चीख कर सच बताना चाहती है, पर उसके पास साहस नहीं है। जल्द ही पुलिस यूरी के घर पहुंच गई। उन्होंने यूरी से उस रात के बारे में सवाल किए। पुलिस को उस चाकू पर हिना के अलावा किसी और की उंगलियों के निशान भी मिले हैं और किसी ने एक लड़की को घटनास्थल के पास हाथ धोते हुए भी देखा था। पुलिस का शक गहरा हो गया। सच के उजागर होने का डर यूरी को एक अंतहीन दुस्वप्न में खींच ले गया। घुटन से तंग आकर यूरी खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए थाने की ओर बढ़ी। वो इस बोझ से आजाद होना चाहती है, लेकिन तभी माफूयू ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। माफूयू ने रोते हुए कहा, क्या तुम्हारे लिए सच मेरी जिंदगी से भी बड़ा है? अगर सब जान गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तभी माफूयू की माँ वहां गई। यूरी का नाम सुनते ही उनका बर्ताव बदल गया। उन्होंने तिरस्कार से कहा कि यूरी और माफूयू का कोई मुकाबला नहीं है और माफूयू को यूरी जैसी लड़की से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कातिल हिना के बचपन की सहेली है। बड़ों की इस दोहरे चरित्र और समाज की नफरत ने यूरी को अंदर से तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि जिस समाज और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो चुप रही, वही समाज कितना खोखला है। उसने अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण करने का विचार त्याग दिया, क्योंकि उसे लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है।
अपराध बोध के बोझ और माफियों की मां के कड़वे शब्दों की वजह से यूरी ने धीरे धीरे माफियों से दूरी बना ली। जिस दोस्ती को बचाने के लिए उसने ये सब किया था, आज वही दोस्त उसके गुनाहों की याद दिलाती है। यूरी ने खुद को पूरी तरह अकेला कर लिया, एक ऐसा अकेलापन जो शायद जेल के सलाखों से भी ज्यादा दर्दनाक है। हिना पुलिस की हिरासत से छूटकर वापस क्लास में आ गई। जब यूरी ने उसे छत पे ले जाकर उस रात का सच पूछा तो हिना ने एक ऐसी बात कही जिसने यूरी के रोंगटे खड़े कर दिए। हिना ने बताया कि उसने उस आदमी को सिर्फ बचाने के लिए नहीं मारा था, बल्कि इसीलिए मारा था ताकि वो आदमी कभी जिंदा रहकर पुलिस को यूरी का नाम न बता सके। वो यूरी को बदनामी से बचाना चाहती थी। हिना ने अपनी हंसी के पीछे एक गहरा दर्द छिपा रखा है। उसने यूरी को बताया कि उसके घर का नर्क अभी वैसा ही है। उसके दादाजी आज भी वही घिनौनी हरकतें करते हैं। हिना ने यूरी की आंखों में झांक कर कहा, तुमने मेरे बचपन के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने माफूयू को बचाया। अब मेरे लिए कुछ करो, मेरे दादाजी को मारने में मेरी मदद करो। यूरी के पास अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। हिना ने उसे याद दिलाया कि अगर वो यूरी का गुनाह अपने सर न लेती तो आज यूरी का जीवन बर्बाद हो चुका होता। अपराध बोध के बोझ तले दबी यूरी ने यह खौफनाक सौदा स्वीकार कर लिया। अगले 6 महीनों तक दोनों ने दुनिया की नजरों में अजनबी बने रहने का नाटक किया, लेकिन अंधेरे रातों में वे सुनसान समंदर किनारे पर मिलकर कत्ल की योजना बनाती रही। यूरी इस काम में इतनी गंभीर हो गई कि खुद हिना भी हैरान रह गई। कत्ल की बारीकियों पर चर्चा करते करते दोनों ने फिर से वही पुराना बचपन जिया। वे समंदर की लहरों के साथ खेली और अपनी दोस्ती को दोबारा महसूस किया। आखिरकार वो दिन आ गया। हिना ने अपनी एलिबाई बनाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाने का बहाना किया और यूरी उसके घर पहुंच गई। जैसे ही यूरी ने घर के अंदर कदम रखा, उसकी नजर फर्श पर बिछे उस बिस्तर और कंबल पर पड़ी। हिना के साथ हुए सालों के जुल्म की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने तैर गई और उसका खून खौल उठा। यूरी ने दादाजी को बातों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी संदिग्ध था। पहली कोशिश तो नाकाम रही, पर यूरी की आंखों में अब कोई डर नहीं। उसने हिना से वादा किया कि अगली बार वो नहीं चुकेगी। इसी बीच माफूयू, जो यूरी से काफी दूर हो चुकी थी, ने अचानक उसे अपने घर बुलाया। यूरी उस वक्त सन्न रह गई जब उसने देखा कि हिना ने इस खतरनाक खेल में माफूयू को भी खींच लिया है। हिना ने माफूयू को सब बता दिया और अब वो उसे भी अपनी साजिश का हिस्सा बनाना चाहती है। यूरी ने माफियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन हिना ने धमकी दी, अगर यूरी पीछे हटी तो वो पुलिस के पास जाकर सबका पर्दाफाश कर देगी। फिर यूरी ने माफियों को बताया कि वो हिना के लिए ये सब क्यों कर रही है, बचपन की खामोशी का प्रायश्चित और उस बूढ़े के जुल्मों का अंत करने के लिए। लेकिन माफियू यूरी को इस नर्क में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वो साबित करना चाहती है कि वो यूरी की सबसे सच्ची दोस्त है। इससे पहले कि यूरी अपना कदम बढ़ाती, माफियू ने खुद हिना के दादाजी को खिड़की से नीचे धक्का दे दिया। जब यूरी वहां पहुंची तो उसने उस बूढ़े की लाश को खून में लथपथ पाया। माफियू ने बड़ी शांति से अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा, हम दोनों बराबर है अब यूरी। अब तुम्हें हिना के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पुलिस को शक हुआ तो मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगी। अब वे तीनों, यूरी, हिना और माफियू, खून के एक ऐसे अदृश्य धागे से बंध गई है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। इसके कुछ सालों बाद उन्होंने मिलकर एक और कत्ल किया जिसे पुलिस कभी सुलझा नहीं पाई। हाई स्कूल खत्म होते ही उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए। वे तीनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन गई ताकि उनके अतीत का साया उनके भविष्य पर ना पड़े। हिना और माफियों के परिवार शहर छोड़कर चले गए। सालों बाद यूरी ने एक रेस्टोरेंट में हिना को देखा। वो अपने पुराने अपराधी बॉयफ्रेंड अकासादा के साथ है। जब यूरी ने हिना के करीब जाकर उसे बात करनी चाही तो अकासादा ने कहा कि हिना के मुताबिक उसका कोई दोस्त नहीं है। यूरी ने धीरे से कहा, हिना मेरे लिए बहुत खास है। इतने में हिना वहां आ गई और अकासादा कोई बहाना बनाकर वहां से चला गया। हिना ने जब यूरी का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसके दादाजी को मारा तो यूरी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसने सच को दफन रखते हुए कहा कि वो एक हादसा था। हिना ने माफियों के बारे में पूछा, पर यूरी ने कहा कि उसका माफियों से कोई संपर्क नहीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। यूरी जब घर लौटी तो उसकी माँ ने बताया हिना का फोन आया था। हिना ने उसे पुराने स्कूल में मिलने बुलाया है। जब यूरी वहां पहुंची तो उसने देखा कि माफियो भी वहां मौजूद है। उन तीनों की आंखें एक बार फिर मिली। वही 3 लड़कियां जिन्होंने एक दूसरे को बचाने के लिए अपने हाथों को खून से रंगा था। वे अब भी एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा डर भी है।
स्कूल के उस पुराने कमरे में जब तीनों लड़कियां मिली तो हिना ने अपनी जेब से एक बटन निकाला। ये वही बटन था जो संघर्ष के दौरान माफूयू के कपड़े से टूटा था। हिना ने मुस्कुराते हुए जता दिया कि उसे सच पता है। माफूयू को लगा कि हिना उसे ब्लैकमेल करना चाहती है, लेकिन बहस के दौरान एक और गहरा सच बाहर आया। हिना चाहती है कि यूरी कत्ल करे ताकि उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए अटूट हो जाए। यूरी ने दोनों को शांत कराया और एक भावुक बात कही, हमने जो किया वो गलत था, लेकिन अब हमें खुश रहने का मौका मिल रहा है। अगर हम खुश नहीं रहे तो हमारे इन बलिदानों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन माफूयू के दिल में नफरत भर चुकी है। उसने साफ कह दिया कि अगर हिना ने दोबारा उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो वह हिना को भी मार डालेगी। अगले 6 साल शांति से बीते। यूरी एक बुक स्टोर में काम करने लगी और उसकी जिंदगी पटरी पर लौटती दिखी। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। वो जब भी युवा लड़कियों को हंसते खेलते देखती उसे जलन होती। उसे लगता कि उसकी खुद की किस्मत उसी दिन खत्म हो गई थी जब उसने उस आदमी के पेट में चाकू घोंपा था। तभी उसकी जिंदगी में शोमा नाम का एक व्यक्ति आया। शोमा की सादगी और उसकी दिलचस्पी ने यूरी के पत्थर बन चुके दिल में हलचल मचा दी। बुक स्टोर के सहकर्मी भी उनके बीच बढ़ती नजदीकियों पर बात करने लगे। यूरी एक पल के लिए खुश हो गई। उसने जश्न मनाने के लिए घर पर खाना बनाना चाहा। जैसे ही यूरी ने सब्जियां काटने के लिए चाकू उठाया, उसकी खुशी फिर काफुर हो गई। उसे फिर वही खून और वही चीखें याद आने लगी। उसे लगा कि एक कातिल को प्यार करने का कोई हक नहीं। अगले ही दिन उसने शोमा से दूरी बना ली और उसके डिनर के न्योते को ठुकरा दिया। बेचारा शोमा समझ ही नहीं पाया कि उसने क्या गलती की है। तभी यूरी की माँ का फोन आया। हिना ने एक बार फिर उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया है। हिना से मिलकर यूरी को थोड़ी राहत मिली। हिना ने बताया कि अब वो शादीशुदा है और अपने बेटे के साथ खुश है। उसने यूरी से भी खुश रहने को कहा, जिससे यूरी का अपराध बोध थोड़ा कम हुआ। इसी हौसले के साथ यूरी ने शोमा को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह दी। शोमा के प्यार और उसकी बातों ने यूरी के जख्मों पर मरहम का काम किया, लेकिन ये शांति बस एक तूफान के पहले की खामोशी थी। तभी माफूयू की एंट्री हुई, जिसकी गोद में 3 साल की बेटी है, लेकिन वो कोई सुखद मुलाकात नहीं थी। माफूयू ने यूरी से एक खौफनाक मदद मांगी। क्या तुम मेरे पति को मारने में मेरी मदद करोगी? माफूयू ने बताया कि उसका पति एक दरिंदा है जो सिर्फ उसे पीटता है, बल्कि अब उनकी मासूम बेटी पर भी हाथ उठाने लगा है। उसने यूरी को भावनात्मक रूप से मजबूर किया। उसने याद दिलाया कि कैसे उसने यूरी के लिए हिना के दादाजी को मारा था, लेकिन यूरी ने हिना को सच बताकर उसे खतरे में डाल दिया। माफूयू ने कहा, मैं अपनी जिंदगी और अपनी बच्ची को वापस पाना चाहती हूँ। यूरी जानती है कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन वो अपनी दोस्त को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। साजिश रची गई। पति के शराब में नींद की गोलियां मिलाई जाएगी और यूरी को उसे खत्म करना होगा। यूरी काले कपड़े में माफूयू के घर पहुंची। डर के मारे उसका दिल धड़क रहा है। जब वो घर में घुसी तो बेडरूम खाली है। तभी टॉयलेट्स फ्लश की आवाज आई। वो छुप गई। उसे अचानक याद आया कि उसने अपने जूते दरवाजे पर ही छोड़ दिए हैं। वो पसीने से तरबतर हो गई, लेकिन तभी अंदर से किसी के गिरने की आवाज आई। नींद की गोलियों ने असर कर दिया है। यूरी ने बाहर निकलकर पूरी ताकत से उस आदमी की पीठ पर छुरा घोंप दिया। कत्ल के बाद यूरी बदहवास होकर बस स्टेशन की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने बस पकड़ी, उसने खिड़की से बाहर जो देखा, उसने उसके खून को जमा दिया। माफूयू प्लेटफॉर्म पर खड़ी मुस्कुरा रही है। योजना के मुताबिक तो माफूयू को अपने मायके के रास्ते में होना चाहिए था, ताकि उसका एलिबाई पक्का रहे। तो फिर वो स्टेशन पर क्या कर रही है और उसके चेहरे पर वो सुकून भरी मुस्कान क्यों है? यूरी को अब एहसास हो रहा है कि शायद वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन गई है। क्या वो आदमी वाकई माफूयू का पति था, या माफूयू ने यूरी से अपना पुराना बदला लेने के लिए ये जाल बुना था? यूरी को लगा था कि उसने माफूयू को एक नरक से आजाद कराया है, लेकिन जब उसकी माँ ने बताया कि माफूयू की तो कभी शादी ही नहीं हुई थी, तो यूरी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो आदमी माफूयू का पति नहीं था। यूरी का दिल दहशत से भर गया। तो आखिर उसने किसे मारा था? उसने जब अखबार पलटा तो पता चला कि मरने वाला आदमी एक साधारण किराएदार था। यूरी समझ गई कि माफूयू ने उसका इस्तेमाल अपनी निजी खुंदस या फायदे के लिए किया है। तभी पुलिस ने यूरी से संपर्क किया, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसे पता चला कि जिस शोमा से वो प्यार करती है वो दरअसल एक डिटेक्टिव है। शोमा ने यूरी को बताया कि पुलिस माफूयू की तलाश कर रही है,
यूरी ने शोमा के सामने भी झूठ बोल दिया कि वो सालों से माफियों से नहीं मिली, लेकिन वो अंदर से टूट चुकी है। उसने खुद उस अपार्टमेंट में जाकर सच पता करने का फैसला किया। वहां उसे पता चला कि वो आदमी कोई अपराधी नहीं था, बल्कि एक अड़ियल किराएदार था जो एक बड़े प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के रास्ते में आ रहा था। माफियों ने उसे सिर्फ इसीलिए मरवा दिया ताकि उसके रास्ते का कांटा हट जाए। यूरी ने जब माफियों को फोन किया और उसे पुलिस के पास जाने की धमकी दी तो माफियों का असली चेहरा सामने आ गया। वो डरी हुई नहीं है, बल्कि गुस्से में है। उसने बड़ी बेरहमी से कबूल किया कि उसने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स के जरिए उस आदमी का पता निकाला और यूरी को मुहारा बनाकर उसे रास्ते से हटा दिया। माफियों ने यूरी के साथ उसकी दोस्ती और एहसान का सौदा किया था, जिसे बेचारी यूरी सच मान बैठी थी। माफियों ने बिना किसी पछतावे के ये कबूल कर लिया कि उसने यूरी का इस्तेमाल किया था। उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा, उस अपार्टमेंट से मुझे करोड़ों कमाने थे और वह किराएदार रास्ते का कांटा था। मैंने तुम्हें मुहारा बनाया क्योंकि तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं था। पुलिस कभी तुम तक नहीं पहुंचेगी। यूरी ये सुनकर टूट गई कि जिस दोस्त के लिए उसने खून किया, उसने उसे सिर्फ एक हथियार समझा। इसी बीच यूरी को सालों बाद हिना मिली। दो दोस्त फिर एक बार मिलकर बैठे। हिना ने उसे आखिरी बार अलविदा कहा और कहा कि अब वे नहीं मिल सकते क्योंकि यूरी को देखकर उसे अपने दादाजी के जुल्मों की याद आती है। यूरी ने उसका नंबर लिया और उसे खुश रहने की दुआ दी। यूरी को लगा कि कम से कम हिना तो अपनी जिंदगी में सुकून से है। यूरी अब शोमा का इस्तेमाल पुलिस की जानकारी निकालने के लिए कर रही है। एक शाम शोमा ने बातों बातों में उसे सच बताया, जिसने यूरी की दुनिया ही उजाड़ दी। शोमा ने बताया कि पुलिस को शक है कि माफियों का कोई साझेदार है जिसने उस किराएदार का कत्ल किया। शोमा ने जाते जाते कहा, मरने वाला आदमी शादीशुदा था और उसकी एक छोटी बच्ची भी थी। जब उसने यूरी को उस आदमी की पत्नी की फोटो दिखाई तो यूरी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो फोटो हिना की है। यूरी को अब पूरा खेल समझ आ गया। जिस आदमी को उसने माफियों का अत्याचारी पति समझकर मारा था, वो दरअसल हिना का पति था। हिना का झूठ। हिना ने यूरी से कहा था कि वो बहुत खुश है, जबकि वो चाहती थी कि यूरी उसके पति को रास्ते से हटा दे, जिसमें माफियों ने चाल चली क्योंकि उसे अपनी जमीन खाली करानी थी। इसीलिए दोनों सहेलियों ने मिलकर यूरी को एक बार फिर मुहारा बनाया। हिना ने अपने पति से पीछा छुड़ा लिया और माफियों को उसकी करोड़ों की जमीन मिल गई। यूरी ने महसूस किया कि बचपन से अब तक वो सिर्फ इन दोनों के हाथों की कठपुतली बनी रही, जिसे वो बलिदान समझ रही थी। वो दरअसल इन दोनों की लालच और नफरत का एक सुनियोजित हिस्सा था। यूरी के सामने अब पूरी तस्वीर साफ है, लेकिन ये उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल है। माफियों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए यूरी का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसके पीछे हिना के प्रति उसका प्रायश्चित छिपा था। हिना का पिता एक दरिंदा था जो न सिर्फ उसे पीटता था, बल्कि तलाक के बदले उसे भारी रकम मांग रहा था और उसकी बेटी की जान का दुश्मन बना हुआ था। माफियों ने हिना की इस तकलीफ को करीब से देखा था। हिना ने बचपन में माफियों के लिए कत्ल किया था। माफियों ने हिना के दादाजी को मारा था और अब माफियों ने अपनी सहेली हिना को उस नर्क से निकालने के लिए यूरी को मुहारा बनाया। माफियों ने जानबूझकर यूरी के सामने खुद को विलन साबित किया ताकि हिना और यूरी के बीच का रिश्ता बचा रहे। उसने यूरी से कहा, अब बस बहुत हुआ। हाई स्कूल से अब तक हम वही कर रहे हैं जो हमेशा करते आए हैं, एक दूसरे के लिए कत्ल। यूरी अब दो भावनाओं के बीच पिस रही है। एक तरफ उसका जमीर है और दूसरी तरफ शोमा का प्यार। एक रात नशे की हालत में शोमा ने यूरी से वो सवाल पूछ लिया जिससे वो भाग रही थी। उस कत्ल वाले दिन तुम कहाँ थी? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? यूरी को समझ आ गया कि शोमा, जो एक काबिल डिटेक्टिव है, उस पर शक कर रहा है। जब शोमा सो गया तो यूरी ने उसकी डायरी से हिना का पता चुरा लिया। फिर उस पते पर जाकर उसने अपनी आंखों से देखा कि हिना अब आकाशदा के साथ खुश है। उसे लगा कि शायद हिना के लिए किया गया ये आखिरी बलिदान सार्थक रहा। यूरी ने अब एक बड़ा फैसला लिया। वो जानती है कि वो इस अपराध बोध और पुलिस की जांच से बच नहीं पाएगी। उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया, लेकिन मरने से पहले वो एक साधारण लड़की की तरह जीना चाहती है। वो शोमा के साथ डेट पर जाने लगी, हंसने लगी और उन पलों को सहेजने लगी जिन्हें उसने सालों पहले खो दिया था। लेकिन एक दिन बातों बातों में उसने शोमा से केस के बारे में फिर से पूछ लिया। शोमा की गंभीर नजरों ने बता दिया कि वो अब भी संदेह के घेरे में है। यूरी ने एक फीकी सी हंसी के साथ बात टाल दी, लेकिन वो जानती है कि उजाला अब खत्म होने वाला है। ये कहानी
3 सहेलियों के ट्विस्टेड प्रेम और वफादारी की दास्तां है। हिना, जिसने समाज का सबसे क्रूर चेहरा देखा और अपनी सहेली को बचाने के लिए खुद को अपराधी बना लिया। माफुयू, जिसने अपनी दोस्त यूरी को बचाने के चक्कर में खुद को अपराध के दलदल में धकेल दिया। और यूरी, जो इन सबके बीच पिसती रही और अंत में उस बोझ को सह नहीं सकी। उस रात यूरी अपनी खिड़की के नीचे शोमा को टहलते देख समझ गई कि घेरा कस चुका है। उसने अपनी माँ को फोन किया और बस इतना कहा, मुझे माफ कर देना। वो खुदकुशी करने वाली है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो चाकू उठा ना सकी। उसी पल माफुयो का फोन आया। उसने यूरी से पूछा, पुलिस तुम्हारे बारे में पूछताछ करने मेरे पास आई थी, क्या पुलिस तुम तक पहुंच गई है? यूरी ने पूछा। क्या उस पुलिस वाले का नाम शोमा था? माफुयो घबरा गई और उसने यूरी से कहा कि वो सारा इल्जाम उस पर डाल दे। लेकिन यूरी के अंदर दोस्ती जाग उठी। उसने कहा, मैं अभी मरने वाली थी, पर फिर सोचा कि अगर मैं मर गई तो तुम्हें कौन बचाएगा, इसीलिए अब मैं नहीं मरूंगी। यूरी ने अब शोमा का सामना करने का फैसला किया। उसने उसके सामने स्वीकार किया कि माफुयू और हिना उसकी दोस्त है, लेकिन ये झूठ बोल दिया कि उसे शक है कि हिना ने ही अपने पति को मारा होगा। उसने पुलिस के साथ सहयोग करने का नाटक किया ताकि वो जांच को भटका सके। लेकिन कहानी में एक और खौफनाक मोड़ आया। पुलिस को पता चला कि हिना और उसका पुराना बॉयफ्रेंड आकासादा पहले से संपर्क में थे जब वो शादीशुदा थी। इसका मतलब था कि आकासादा के पास भी हिना के पति को मारने का मकसद हो सकता था। यूरी सब सच जानने के लिए हिना के घर पहुंची तो उसे पता चला कि हिना को तो पता ही नहीं था कि यूरी ने उसके पति का कत्ल किया है। हिना ने माफुयो से कहा था कि यूरी को इस नर्क से दूर रखे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आकासादा ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर खड़े एक अजनबी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। आकासादा की बेरहम मौत ने यूरी को हिला कर रख दिया। यूरी ने बदहवास होकर माफुयो को फोन किया और चिल्लाकर पूछा कि उसने हिना को सच क्यों नहीं बताया था। माफुयो की आवाज में एक अजीब सा दर्द है। उसने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि हिना की बेटी को पता चले कि उसकी माँ ने उसके बाप के कत्ल की साजिश रची थी, और मैंने तुमसे सच इसीलिए छिपाया क्योंकि हिना खुद तुम्हें फिर से किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। ये कहानी यहीं खत्म होती है, जहाँ तीनों सहेलियों ने एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ, फरेब और खून का सहारा लिया। लेकिन अंत में उनके हाथ क्या लगा? हिना ने जिसे खोया वो उसका प्यार आकासादा था। माफुयो ने अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में सबको एक ऐसे जाल में फंसा दिया जहाँ से निकलना नामुमकिन था। और यूरी अब एक ऐसी औरत बन चुकी है जिसका प्यार तो करीब है, पर उसके हाथों पर लगे खून के दाग कभी नहीं धुल सकते। दोस्ती में किए गए बलिदान कभी कभी इतने महंगे पड़ते हैं कि उनकी कीमत चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। इधर माफुयू पूरी तरह टूट चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि कत्ल के बाद भी चीजें बेहतर क्यों नहीं हुई। तब यूरी ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, मैं इस खेल को खत्म करूंगी। यूरी ने फैसला कर लिया कि ये बलिदान का अंतहीन सिलसिला अब रुकना चाहिए। उसने माफुयू से कहा, हाई स्कूल में जब मैंने पहली बार चाकू उठाया था तब तुमने मुझे रोका था, पर आज मैं समझ गई हूँ हर किसी को अपने पापों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। तभी तुम और हिना अपनी पुरानी कड़वाहट से आजाद होकर जी पाओगी। अब मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ और उसकी शुरुआत सच बोलने से होगी। पुलिस की पूछताछ में शोमा को यकीन है कि यूरी झूठ बोल रही है और उसका कोई साथी है, लेकिन यूरी की आंखों की दृढ़ता ने उसे चुप करा दिया। शोमा ने जब भारी मन से कहा कि वो उसे पसंद करता था तो यूरी की आंखों में एक पल के लिए उदासी छाई, पर वो अपने फैसले पर अडिग रही। अदालत में माफुयो ने सारा इल्जाम यूरी पर डाल दिया। ये सुनकर यूरी को दुख नहीं हुआ बल्कि सुकून मिला। वो चाहती है कि हानो की बेटी को ये कभी पता न चले कि उसकी प्यारी आंटी माफुयो ने उसके पिता को मारा है। वो चाहती है कि अगली पीढ़ी कम से कम बड़ों पर भरोसा करना सीखे। हिना ने भी अदालत में अपने दिल की बात कही। मैंने जिंदगी भर अपनी किस्मत को कोसा, पर आज मुझे एहसास हुआ कि ये दुनिया उतनी बुरी नहीं है। मेरे पास ऐसी सहेलियां हैं जो मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती है। अब मुझे यकीन है कि मैं और मेरी बेटी खुश रह सकते हैं। यूरी को 15 साल की सजा हुई। जेल के सलाखों ने उसे समाज से दूर कर दिया, लेकिन उसके मन को उस बोझ से आज़ाद कर दिया जो वो सालों से ढो रही थी। सजा काटने के बाद जब वह बाहर आई तो उसे कैंसर हो गया। अपनी आखिरी सांस तक वो अकेली नहीं रही। हिना और माफुयू उसकी आखिरी घड़ी तक उसके साथ रही और यूरी ने
बिना किसी मलाल के इस दुनिया से विदा ली। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी इंसान पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। समाज और हालात हमें गलतियां करने पर मजबूर करते हैं, लेकिन हालात कभी भी अपराध का बहाना नहीं बन सकते। यूरी ने अपनी बलि देकर उस अंधेरे बंधन को तोड़ दिया जिसने उन तीनों को सालों से जकड़ रखा था। सच्चा सुकून और आज़ादी तभी मिलती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं।